वो सबसे छोटा स्टाफ बेरर है और ड्रैगनटन का अगला राजा बनने वाला है। और पेपी कहता है कि वो माइनोग्रा के हर आदमी से दोस्ती करना चाहता है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि ये अपनी दोस्ती की शर्तों पर बात कर सकें। माइनोग्रा वाले इनको खाने पीने का सामान भेजेगा और बदले में ये लोग वहाँ से धातु का सामान और रोज का काम चलाऊ सामान मंगवाएंगे। और इन सब के लिए इन्हें पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने सच ना बताया होता तो ये लोग कभी इतनी तरक्की ही नहीं कर पाते और उससे पहले ही माइनोग्राइन की मदद करते करते खुद ही बर्बाद हो गई होती। तभी मारिया और कारिया उससे पूछती हैं कि ड्रैगनटन कैसी देश है। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो देश के बारे में कुछ भी नहीं जानते और उनके बारे में बिना जाने ये उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभा पाएंगे, तो उन्हें उनके बारे में और भी चीजें जाननी होंगी। ये सुनकर वो दोनों कहती हैं कि पता लगाने के लिए वो दोनों जाएंगी, पर टाक्टो मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। पर वो किसी अहम आदमी को भी नहीं भेज सकता था क्योंकि देशों के बीच ये परेशानी खड़ी हो सकती थी। वहीं वो दोनों लड़कियां जाने की जिद लगने लगती हैं और आखिरकार वो मान ही जाता है। ये सब देखकर ऑल्टो को जलन महसूस होने लगती है क्योंकि वो किसी और की क्यूटनेस के चक्कर में मान गया था। और जब वो वापस थ्रोन रूम में आता है तो ऑल्टो अभी भी गुस्से में होती है। तो मारिया टाकुटो से कहती है कि जो भी वो महसूस कर रहा है वो सच सच उसे बता दे। माफ करना अगर किसी वजह से तुझे बुरा लग रहा हो तो, लेकिन मैं तुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। जो तो मेरे लिए करती है मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हमेशा मेरे साथ रहती है और तेरे अलावा मैं किसी और को नहीं चुनूंगा। ये सब सुनकर ऑल्टो उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद टाकुटो उन दोनों को क्लिनिक में लेकर जाता है जहाँ वो प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ भेजने वाला था। वो तीनों अंदर जाते हैं और सारे प्लेग डॉक्टर्स टाकुटो का स्वागत करते हैं। और वो लोग सिर्फ दिखने में ही डरावने थे, असल में वो चुलबुले से हैं और खुशी खुशी अपने किंग का स्वागत करते हैं। ऑल्टो उनके स्वागत के तरीकों को देखकर खुश होती है और कहती है कि वो किंग को सर्व करने लायक हैं। टाकुटो बताता है कि उसने इन्हें पहले ही बना लिया था ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में वो काम आ सकें और वो ट्विंस के लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड्स होंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे मेडिक्स हैं और उन्हें लड़ाई करनी भी आती है। ऑल्टो डॉक्टर्स को बताती है कि वो ट्विंस के साथ ड्रैगनटन में जाएंगे जहाँ उनका काम उनका ध्यान रखना है और ड्रैगनटन की संस्कृति को देखना है। ये सुनकर वो तीनों एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन उनका चिल्लाना उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा लगता है। जिसके बाद वो अजीबोगरीब सा डांस करके बताते हैं कि वो जितना हो सके इंसान जैसा बर्ताव करेंगे। इनकी इस लगन से टाकुटो बड़ा खुश होता है और उन तीनों का नाम रखता है अकीरो, जीरो और सबूरो, जिसकी वजह से वो मेडिक्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मारिया भी उन तीनों के साथ नाचने लगती है, लेकिन कार्या को वो सबके सब बहुत अजीब लग रहे थे। दूसरी तरफ ड्रैगनटन की मेयर बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंटेक को लगा था कि अगर वो अपने देश को छोड़कर ऐसी जगह में जाएगी जो न्यूट्रल है तो उसकी जिंदगी बहुत शांति से बीतेगी, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा काम है कि उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगी हैं और बेचारी के पास बॉयफ्रेंड ढूंढने का भी वक्त नहीं है। उससे ज्यादा उसे इस बात का गुस्सा है कि शहर को बचाने के लिए अब डार्कनेस की फौजों के साथ काम करना पड़ेगा। उसी दौरान उसकी असिस्टेंट वहां आ जाती है तो उसे देखते ही वो अपना हुलिया सुधार लेती है। उसके असिस्टेंट बताती है कि कुछ लोग बिना अपॉइंटमेंट के उससे मिलना चाहते हैं। एंटिक ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि वो उन सबको वापस भेज दे, लेकिन जब असिस्टेंट बताती है कि वो माइनक्राफ्ट से आए हैं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनसे मिलने चली जाती है। वहां जाने पर वो दोनों ट्विंस को देखती हैं जिनके पीछे वो डरावने मेडिक्स थे। उनके ऑरा की वजह से एंटिक घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी हंसते हुए उनका स्वागत करती है और वो दोनों लड़कियां अपना परिचय देती हैं। लेकिन एंटिक को अभी भी उन पर शक था क्योंकि उसने डार्क हेल्प्सिंस के बारे में सुना है और ऊपर से वो मास्क पहने हुए लोगों से यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और ऊपर से उन्होंने दो बच्चों को क्यों भेजा है। तभी एंटिक को याद आता है कि कपोली ने उसे दो ट्विंस के बारे में बताया था जिन्हें माइनोग्रा का राजा खुद पढ़ा रहा है ताकि वो भविष्य की लीडर बन सके। और वो समझ जाती है कि उसके सामने बहुत ज्यादा अहम लोग हैं और यहाँ पर वो कुछ भी गड़बड़ करती है तो उसका पूरा देश खतरे में आ जाएगा। वो घबराई हुई उनसे पूछती है कि उनके यहाँ पर आने की वजह क्या है, लेकिन उन दोनों में से कोई जवाब ही नहीं दे पाता। तभी जीरो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि पेपे ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया था और ये बिना बुलावे की यात्रा है जहाँ वो उनकी संस्कृति और रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे उन बच्चों के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। जिसके बाद आंटी को उन्हें शहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। दूसरी तरफ टाकुटो ये सारी चीजें मेडिक्स की आंखों से देख रहा था। पूरा दिन शहर को घूमने के बाद शाम को वो अपने होटल के कमरे में जाते हैं। कार्या और मारिया बात कर रही थी कि यहाँ के लोग बाहर के जानवरों से काफी डरे हुए हैं, ऊपर से खाने की भी यहाँ पे कमी है। मेडिक्स ये सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उन्हें एक सफेद फूल देते हैं जो कि उन्हें मार्केट में मिला था। और कार्या बताती है कि ये एक तरह का नशीला पौधा है और लगभग हर देश में इसे उगाना मना है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन के मार्केट में बेचा जा रहा है। अगले दिन वो सब ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से जमीन से क्रिस्टल्स निकले हुए थे। अर्ज बताता है कि ये ड्रैगन वेन माइन है जिसे मिट्टी से छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसे पूरी तरह से वो भी नहीं ढक पाए। इसके बाद वहां पर एक बंदा आता है जिसका नाम वेस्टा कर्लिन है। वेस्टा बताता है कि वो एक व्यापारी है और वो उनके साथ धंधा करना चाहता है। मैंने सुना है कि तुम्हारा देश भी इस जगह को साथ मिलकर चलाएगा, तो क्या तुम मेरे साथ पॉपल ग्रास उगाना चाहोगे।
इसमें तुम्हारे राज्य का बहुत फायदा होगा क्योंकि वो महंगे दाम पर बिकते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा हिस्सा दे दूंगा और इसके अलावा तुम्हारे राजा को और भी ऑफर दूंगा। अब वो लड़कियां उसे पूछती हैं कि बाकी ऑफर से उसका क्या मतलब है। वो बातें करने के लिए ये सही जगह नहीं है। सूरज ढलने के बाद इस जगह पर पहुंच जाना। इसके बाद वो दोनों एंटिक के साथ बैठी हुई थी और कहती हैं कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उनसे कह सकती है। अगर ऐसा ही है तो माइनुग्रा के राजा के सामने मेरी तारीफ कर देना। वो बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर वेस्टा दो लोगों के साथ आ जाता है। तो तुम दोनों ने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ही तुम्हारे पास आ गया। ये सुनकर एंटिक सोचती हैं कि अगर डार्कनेस की फौजें वेस्टा जैसे घटिया लोगों के साथ काम करने लगे तो ये शहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी कार्या कहती है कि वो उनके जैसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगी। जिसके बाद वो एंटिक से पूछती हैं कि अगर वो इनके साथ कुछ भी करती हैं तो उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। एंटिक कहती है कि वो इनके साथ जो चाहे कर सकती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तभी वेस्टा उसी पॉपल ग्रास का एक इंजेक्शन निकालता है जिसकी एक झटके से ही किसी इंसान को उसकी लत लग जाती है और वो उसके बिना नहीं जी सकता। वो लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने उन्हें हाथ भी लगाया तो वो माइनोग्रा का दुश्मन बन जाएगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक झटके से ही तुम मेरी गुलाम बन जाओगी और फिर वो थरकी टाकुटो भी मेरी हर बात को मानेगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी तलवार उसके पास की ही दीवार में घुल जाती है। ये देख के वो डर जाता है और देखता है कि वो दोनों बुरी तरह से मर चुके थे। दूसरी तरफ फमेन ऑल्टो से पूछती है कि उन्होंने मेडिक्स को ही गार्ड्स की तरह क्यों भेजा। ऑल्टो बताती है कि वो इंसानों और आधे इंसानों दोनों को ही पसंद करते हैं और वो इंसानों को ठीक करने और मारने दोनों में ही बहुत ज्यादा काबिल हैं। दूसरी तरफ उन मेडिक्स ने उन दोनों को मार दिया था और वो उनकी खाल को उतारकर खुद पहनने की बातें करने लगते हैं। ये देख के वेस्टा और एंटिक दोनों डर जाते हैं। वेस्टा उनसे दया की भीख मांगने लगता है, पर कार्या कहती है कि उसने उनके राजा की बेइज्जती की है और वो उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। उसके राजा ने उसे बताया था कि वो बुरे हैं, यानी वो जो चाहे कर सकते हैं, और इसी आजादी से वो मेडिक्स को उसे मारने का हुक्म देती है। जिसके बाद वो तीनों उसे भी मार देते हैं। जिसके बाद वो तीनों इंसानों की खाल पहनकर अजीब तरीके से पोज देने लगते हैं। मारिया उनसे कहती है कि वो बिल्कुल इंसान लग रहे थे। दूसरी तरफ कार्या उन एंटिक से माफी मांग रही थी, उस बेचारे को सदमा देने के लिए और पूरे कमरे को लाल लाल पेंट करने के लिए। पर एंटिक घबराई हुई कहती है कि वो इसके बारे में फिक्र ना करे, वो यहाँ की सफाई करा लेगी। ये देख के कार्या खुश हो जाती है, पर इसकी वजह से एंटिक को और ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि इतनी मौतों के बावजूद भी उन दोनों लड़कियों पर कोई असर नहीं हुआ था। इसकी वजह से डर के मारे वो सूसू कर देती है। ये देख के वो तीनों मेडिक्स भी सूसू करने वाले थे क्योंकि वो इस शर्म का बोझ सिर्फ मेयर को नहीं उठाने दे सकते। लेकिन तभी कार्या उन तीनों को किक मारती है और कहती है कि वो चुपचाप एक जगह बैठ जाएं। इसके बाद ऑल्टो टाकुटो को डांटने लगती है क्योंकि उसने दोनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी है। उसके पास बहुत वक्त था टेलीपैथी से उन दोनों को रोकने का, लेकिन उसने नहीं रोका। मैं उन्हें डांट नहीं लगाना चाहता था, फिर कहीं वो मुझसे नफरत नहीं करने लगते। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? उन दोनों के बाप हो क्या? इसके बाद वो दोनों ट्विंस और तीनों मेडिक्स को भी डांट लगा रही थी और कहती है कि जब तक कि वो सब अपना एक माफीनामा नहीं लिख देते, वो इस जगह से नहीं हिलेंगे। इसके बाद उन सबकी मीटिंग बैठती है जहां वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि ड्रैगनटन का क्या करना है। लेकिन मीटिंग शुरू करने की जगह वो फिर से उन सबको डांट लगाने लगती है। बाकी लोगों से समझाते हैं कि अभी ड्रैगनटन ज्यादा अहम है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगनटन की हालत बहुत बुरी है, वहाँ खाने की कमी है और गार्ड्स की भी, तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी बारबेरियंस का हमला है। गॉब्लिन्स और ऑक्स तो सिर्फ कम लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हिल जाइंट्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो लोग अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये मॉन्स्टर्स आखिर कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ऑल्टो कहती है कि वो कुछ लोगों के साथ ड्रैगनटन की मदद करने जाएगी। वो मॉन्स्टर्स भले ही कमजोर हैं, पर ऑल्टो को उससे कुछ स्किल्स तो मिल ही जाएंगी। इससे उनके देश की ताकत बढ़ जाएगी। मोल्टर कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा क्योंकि वो उनकी लड़ाई में भी मदद कर सकता है और साथ ही बातचीत में भी। और वो साथ में कुछ अपने इस छात्रों को भी लेकर जाएगा। ये सुनकर जिया को लगता है कि उसे और उसके सैनिकों को जाने की जरूरत ही नहीं है। तभी ईमेल कहती है कि उसे नहीं लगता कि जिया अकेले इस देश को बचा पाएगा। तो टाकुटो कहता है कि वो जल्द ही एक हीरो को बुलाने वाला है, तो उन्हें माइनोग्रा की रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्फ्सिस बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। प्लान के मुताबिक? अरे बस ये कोइंसिडेंस है, पर तारीफ हो रही है तो करो यार। इसके बाद हीरो को बुलाने के लिए सारे सामान एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं। बुलाने की रस्म को परफॉर्म करने से पहले टाकुटो थेपेथी के जरिए ऑल्टो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम आयला को बुलाएंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पहली बार हीरो को बुला रहे हैं। बस वो आपकी बातें मानी, लेकिन अगर वो आपके खिलाफ जाती है तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाकर आपको बचाऊंगी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर अपनी जिंदगी खतरे में मत डालना, मैं तुम्हें दोबारा बुला नहीं पाऊंगा। इसके बाद वो बुलाने की रस्म को शुरू करता है और एक टाकू माना सारे सामान को खाने रखती है, जो कि एक अंडे में बदल जाता है। और जब अंडा टूटता है उसके अंदर से कीड़ू की रानी इसला बाहर आती है। तभी इसला जोर से चिल्लाती है। इसकी वजह से टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपना सर उसके सामने झुकराती है और उसे इस दुनिया में लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है।
मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इसला कहती है कि उसे सब याद है। वो उसका किंग एरा टाकुटो है। तभी उन दोनों के बीच ऑल्टो आ जाती है। क्या तुम सच में टाकुटो को सर्व करने वाली हो? लेकिन उसे देखकर इसला डरती नहीं, बल्कि उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है कि वो बहुत प्यारी दिख रही है। इसला को अभी भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो महल में जाकर उसे सारी चीजें बता देते हैं। टाकुटो उससे कहता है कि वो यहाँ की इस रक्षा को संभालेगी और हमारे हमलावर हीरो ऑल्टो ड्रैगनटन में बारबेरियंस को। लेकिन ऑल्टो दुखी हो जाती है क्योंकि वहां जाकर वो टाकुटो को बहुत ज्यादा मिस करेगी। टाकुटो कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो सभी ड्रैगनटन में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऑल्टो बहुत ज्यादा दुखी थी और बाकी लोग सोच रहे थे कि 1-2 दिन की तो बात है, वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, जैसे माइका छोड़ के जा रही हो। इसके बाद अगले दिन इसला देखती है कि टाकुटो दोपहर हो गई है, फिर भी नहीं उठा है। ट्विंस उसे बताती हैं कि टाकुटो आमतौर पर दोपहर तक सोता है और अगर वो दोपहर में भी नहीं उठता तो वो या फिर आटो उसे जगा देते हैं। ये सुन के इसला टाकुटो को जगाती है। आप दोपहर तक सोते हैं और औरतों का इंतजार करते हैं खुद को उठाने के लिए? आप यहाँ के राजा हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? वहाँ पर ईमेल आ जाती है जो कि लेबर्स को जो नए काम दिए गए थे उनकी रिपोर्ट लेकर आई थी। ये देखकर टाकुटो नर्वस हो जाता है क्योंकि आटो के बिना वो पहली बार किसी और से बात कर रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगले हफ्ते से तुम इकट्ठा करने के लिए कम लोगों को भेजना और उन्हें किसी और काम पे लगा देना। दूसरी तरफ दोनों ट्विंस इसाला को शहर का टूर दे रहे थे, तभी वहां पर ईमेल आ जाती है जो कि इसाला को देखते ही जिया की शिकायत करने लगती है, जो कि ट्रेनिंग के उपकरणों को बार बार तोड़ता रहता है, जिससे उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। और वो रोते हुए कहती है कि मोल्डर के जाने के बाद वो 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर पाई है। इसाला उसे शांत कराती है और कहती है कि वो बाद में उसे डांट लगाएगी। इसके बाद वो सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहां सब ट्रेन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां जिया आता है वो सबकी तलवारों को तोड़ देता है और कहता है कि वो ऐसे कभी भी इस देश को बचा नहीं पाएंगे। वो सब बातें बात की हैं, उससे पहले तुम्हें अपने उपकरणों के अपने स्टॉक को चेक करना चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि अगर वो अपने दिमाग को शांत रखता है तो वो एक बेहतर योद्धा बन सकता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे और उन्होंने इसला के लिए वही बर्तन लाए थे जो कि बाहर के देश से आए हुए लोगों के लिए होते हैं, लेकिन इसला उनके साथ ही बैठ जाती है और कहती है कि वो उन्हीं बर्तनों में खाएगी जिसमें कि वो लोग खाते हैं। उसका काम इस देश यानी यहाँ के लोगों को बचाना है और वो ये बेहतर तरीके से तभी कर पाएगी जब वो यहाँ के लोगों के नजरिए को समझ पाएगी। इसके बाद कार्या और मारिया उसके लिए बर्तन लेकर आते हैं जिसपे उन्होंने इसला की शक्ल बना दी थी। ये देख के वो बहुत खुश होती है और उनके सरों को सहलाने लगती है। रात को वो शहर को गश्त दे रही थी और सोच रही थी कि वो रक्षा को कैसे बेहतर बना सकती है। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और एक पेड़ के घर के अंदर वो देखती है कि कार्या रो रही है और मारिया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसला मुझसे पूछती है कि वो रो क्यों रही हैं, तो कार्या बताती है कि वो सो नहीं पा रही क्योंकि उसे बार बार तब के सपने आ रहे हैं जब उनकी मॉम जिंदा थी और उठने के बाद वो समझ जाते हैं कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुन के इसला उन दोनों को गले लगाती है और कहती है कि अब से वो उनके साथ ही सोएगी ताकि जब उनकी नींद खुले वो उसे उनके साथ ही पाएं। अगले दिन इसला टाकुटो के पास जाती है और कहती है कि उन्हें एक सीखने की संस्था बनाना चाहिए जिससे उनकी रिसर्च काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। जिसके बाद वो सीमाओं के पास लिविंग रीड्स पौधे लगाएंगे जिससे जो भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जिसके बाद वो अंडे देंगी जिससे और भी कामी कीड़े पैदा होंगे। इसके बाद वो उसे आटो के बारे में पूछती है और क्योंकि टाकुटो आटो के साथ सेंसेस को शेयर कर सकता है, वो देखता है कि अब वो बार्बेरियंस के साथ लड़ने वाली है। वो मॉन्स्टर्स शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आटो अपने एक ही हमले से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। मेयर एंटिक भी उसके साथ ही है और ये सब देखकर उसकी फटी पड़ी है और वो घबराते हुए उसे कहने लगती है कि उसने ट्विंस के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया था और उनका ध्यान भी रखा था। आटो समझ जाती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ से जा सकती है, यहाँ पे वो अकेली सब कुछ संभाल लेगी। ये सुन के एंटिक बड़ी खुश होती है और जल्दी से वहां से दफा हो जाती है। इसके बाद कत्लेआम से वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है और एक बीस्टमैन उसके लिए जूस लेकर आता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग तुमसे बहुत डरेंगे, पर ये तो काफी आराम से जा रहा है। इसके लिए हमें पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेपे के नाम सुन के आटो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब उसने उसके टेंटिकल्स देखे थे वो उसे ऑक्टोपस बुला रहा था। ये सुन के आटो उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मना कर पाती, पेपे कहता है कि वो इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए मुख्य राज्य में जा रहा है। इसके बाद आटो बताती है कि वो बार्बेरियंस बहुत कमजोर हैं लेकिन उनके पास काफी अच्छी अच्छी काबिलियत आई थी। तभी वहां पर एक हिल जाइंट आ जाता है जो देखकर मल्टर हैरान है क्योंकि उसने माना को सेंस ही नहीं किया, तो वो यहाँ पर आया कैसे। तभी वहां पर एंटिक आती है
और बताती है कि वहां पर एक हिल जाइंट आया है और वो आर्चर्स को तैयार करने जा रही है। पर आटो उसे रोक देती है और कहती है कि वो अकेली ही काफी है। जिसके बाद वो हिल जाइंट की तरफ जाने लगती है। एंटिक को उसकी फिक्र होने लगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उन जैसे मच्छरों के सामने उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पर ऐसे ही खड़े होना काफी बोरिंग है। जिसके बाद वो मिलिट्री मैजिक का यूज करता है और बैटलफील्ड में डार्क मायाज़मा लेकर आता है, जिससे बुरी चीजें मजबूत हो जाती हैं और बाकी चीजें कमजोर। इसके बाद आटो होल स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके उस हिल जाइंट को खत्म कर देती है। लेकिन उस हिल जाइंट की बॉडी के गायब होते ही वहां पर कुछ सोने के सिक्के आ जाते हैं। और ये बात आटो टाकुटो को बता रही है कि जब उसने वो सिक्के मल्टार को दिखाई थे ना, तो उसने भी कहा था कि ऐसे सिक्के तो उसने पहले कभी नहीं देखे। जब टाकुटो ने वो सिक्का देखा तो उससे पर वो निशान दिखा जो उसे कुछ कुछ याद आया। थोड़ा सोचने के बाद उसे पता चला कि ये तो ब्रेव क्वेस्ट वाले गेम का निशान है। इतना सुनते ही उन मॉन्स्टर्स की एक बड़ी सी फौज शहर की तरफ चल पड़ी, जिसे एक पत्थर का दिग्गज और एक भूखा आदमी चला रहा था। जब टाकुटो इन दोनों को देखता है तो आटो से कहता है कि सावधानी से लड़, क्योंकि इस बार का दुश्मन कोई आम आदमी नहीं बल्कि आरपीजी गेम से निकले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो ना, वहीं सेंट आ रहा है कुछ पैलेडिन्स के साथ एक टूटी फूटी शहर में। ये लोग वहां बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे। तभी कोई आकर उन पैलेडिन्स पर हमला कर देता है और सारे के सारे को एक ही झटके में मार देता है। इनके मरने के बाद वहां पर एराकिनो आती है और बोलती है कि इस बार तो वो जीतेगी ही। ये देखकर सुलीना का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो इसको 17 बार मार चुकी है, पर ये बार बार वापस आ ही जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि तू बार बार खुद को जिंदा कैसे कर लेती है, और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि तुम मुझे हर बार इतनी आसानी से कैसे मार देती है। मैं जानती हूँ कि तेरा कोई प्लान है और ये चीज तेरे रिएक्शन से जुड़ी हुई है। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और मरे हुए लोगों को जिंदा करके उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है। लेकिन सोलिना अपनी ताकत से पवित्र आग को बुलाती है और एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देती है। ये देख के एराकिनो घबरा जाती है, क्योंकि वो इस बार भी सेंट को नहीं हरा पाएगी। और सेंट उसके ऊपर अपने स्टाफ से हमला करके उसे फिर से हरा देता है। और मरती हुई एराकिनो कहती है कि ये गेम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं सोलिना को समझ नहीं आता कि उसे आखिर कब तक इस सन की औरत से लड़ना होगा। दूसरी तरफ टाकुटो ओटो को बता रहा था कि ये पूरी की पूरी आर्मी ब्रेव क्वेस्ट गेम्स से आई है, जिसमें उनका गोल डीमन किंग को हराना होता है। उस गेम के मॉन्स्टर्स कहीं भी टपक पड़ते हैं और जिस मर्जी चीज पर हमला करने लगते हैं, और यही वजह है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के सोर्स के बारे में पता नहीं लग रहा था। मुझे तो लगा था कि हमारे जैसे जीव तो यहाँ पर होंगे ही, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि दूसरे गेम से भी चीजें यहाँ पर आएंगी। पर टाकुटो ने ब्रेव क्वेस्टर्स गेम खेली तो वो ओटो को बताने लगता है कि वो अपने दुश्मनों को कैसे हरा सकती है। इसके बाद हम एक किले में एक डीमन को तख्त पर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों डीमन जनरल्स को ऑर्डर देता है कि वो इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। हम काफी लकी हैं, जब हम यहाँ पर आए तब ऑक्स और गॉब्लिन्स ने हमारी डीमन फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। मेरे सैनिक को हमला करो। फ्लेमिंग आइस रॉक से कहता है कि वो जाकर अपनी आर्मी को लीड करे, तब तक वो कुछ और काम को निपटाएगा। वो सभी इस शहर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बैटलफील्ड में डॉक मायाज़मा आ जाता है। इसकी वजह से सारी आर्मी को तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो भी वहां पर प्योर डीमन था उसकी ताकत उससे बढ़ने लगती है। एक डीमन आइस रॉक से कहता है कि शायद ये स्पेल किसी हीरो का है। ये सुन के आइस रॉक उससे कहता है कि वो हीरो का नाम भी ना ले। तभी उन्हें ऑटो की आवाज आती है और वो उसके एक डीमन को खत्म कर देती है और आइस रॉक की तरफ बढ़ने लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तुम जरूर 4 जनरल्स में से एक आइस रॉक होगे। मेरा नाम आटो है और मैं अपने किंग इरा टाकुटो को सर्व करती हूँ। पर एक और बात, तुम में से यहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ सभी आर्चर्स बार्बेरियंस के ऊपर हमला कर रहे थे और एंटिक अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो सभी सिविलियंस को नॉर्थ वेस्ट गेट की तरफ इकट्ठा करें और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी मल्टार उससे कहता है कि जब तक वो लोग उनके साथ हैं उसे भागने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। पर एंटिक कहती है कि उनका सामना एक बहुत बड़ी आर्मी से हो रहा है, उनके फोर्सेस उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी बैटलफील्ड में 2 बड़े धमाके होते हैं और मल्टार कहता है कि वो जरूर राटो होगी। जब तक वो बैटलफील्ड में है वो आर्मी जनरल्स को खत्म कर देगी, जिसके बाद आर्मी को खत्म करना बहुत ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ आइस रॉक आइस टो के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन वो उसकी सभी हमलों को डॉज करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन एन वक्त पर आइस रॉक भी उसके हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन इस दौरान उसके काफी सारे डीमंस को उसने मार दिया था। और ये सब कुछ वो टाकुटो के एडवाइस के मुताबिक कर रही है, जिसने उसे कहा था कि वो वाइड एरिया स्किल्स का यूज करे, क्योंकि ब्रेव क्वेश्चंस में हीरोज और विलन्स दोनों के पास ही स्मॉल रेंज स्किल्स होती है, लेकिन इटर्नल नेशंस में स्किल्स की रेंज लंबी हो जाती है और वो आर्मी में लड़ते हैं।
आइस रॉक उससे पूछता है कि वो तो एक डीमन है, तो भला वो उसके खिलाफ क्यों खड़ी है? उसे तो डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करके दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। आटो कहती है कि एक छोटे से देश को संभालने में ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, पूरी दुनिया को कौन संभालेगा? आइस रॉक को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है, और आटो रियलाइज करती है कि वो एक मिड लेवल बॉस है जिसे हीरो ने पता नहीं कितनी बार हराया होगा। ये सुन के आइस रॉक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन आटो आसानी से उसके सभी हमलों को ब्लॉक कर रही थी और उसे चिढ़ाती ही जाती है, तो वो गुस्से में अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करता है। आटो को लग रहा था कि वो उसके स्लो हमले से आसानी से बच जाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके स्किल की वजह से उसका पैर जम चुका है। वो उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाती। उसके शरीर के अंदर से काले रंग का खून बाहर आता है, लेकिन ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था, जिसके बाद गुस्से में आटो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसी वक्त उसे खत्म कर देती है। आटो की इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो गुस्से में है। मैं उस घटिया और स्लो हमले से हिट कैसे हो गई? तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे आइस रॉक स्किल मिली है जो कि कभी भी मिस नहीं करता है। ये पढ़ के आटो समझ जाती है कि वो उसके हमले को डॉज क्यों नहीं कर पाई थी। वो टाकुटो को बताने लगती है कि उसने जनरल को हरा दिया है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि फ्लेमिंग बाकी के आर्मी के साथ मोकला में पहुंचा हुआ है। एक सोल्जर भागा हुआ टाकुटो के पास आता है और बताता है कि उनके बॉर्डर्स के पास दुश्मन आ चुके हैं, लेकिन टाकुटो उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि उसके इलाके में जो भी होता है उसे उसके बारे में सब पता होता है। आयला भी उसे कहती है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि बाकी के ऑफिशियल्स अपने काम पर लग चुके हैं। जिसके बाद वो सोल्जर अपने पोस्ट पर वापस चला जाता है। वो दोनों ट्विंस टाकुटो से पूछती है कि क्या वो किसी खतरे में तो नहीं। टाकुटो उनसे कहता है कि जब तक वहां पर आयला और वो है, उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पर अब वो भी थोड़ा परेशान हो रहा था। आयला भी ने नहीं सोचा था कि एनिमीज इतनी जल्दी उनके इलाके पर हमला कर देंगे, और वो टाकुटो से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड टाकुटो की तरह प्लेयर हो सकता है। वो प्लेयर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इलाके पर हमला करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड की तरफ जाने लगते हैं, और रास्ते में टाकुटो अपने सोल्जर्स को गिन रहा था, जिनमें आयला, उसके दिए हुए लार्वा, मेडिक्स, जिया और उसके सोल्जर्स हैं। तभी एमिल टाकुटो को बताती है कि जो भी लड़ने लायक नहीं थे उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। इसके बाद उसे जिया कांटेक्ट करता है, जो उसे बताता है कि दुश्मनों के पास 1000 के आसपास सोल्जर्स हैं, जिनमें गॉब्लिन्स और ओर्क्स भी हैं। साथ ही उनके पास अजीब से क्रीचर्स भी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा है। टकाटो कहता है कि वो कैपिटल को डिफेंड करना जारी रखे, तब तक वो अपनी स्ट्रैटेजी को सोचेगा। उसे यकीन है कि 4 में से एक जनरल यहाँ पर भी आया होगा और ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। लेकिन इतना सोच के वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उनके माना रिसोर्सेज ऐसे ही सिचुएशंस के लिए हैं। इसके बाद टाक्टो माइनोग्रा के सारे माना रिसोर्सेज इसला को दे देता है और उससे कहता है कि जितना हो सके वो अपने उतने लेवल को बढ़ाती जाए, ताकि उसे प्रिडेशन और पैरासिटिक एक्स की स्किल मिल सके। जाओ इसला, और हमारे दुश्मनों को खत्म कर दो। ड्रैगन 10 की बैटल से मुझे अपने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है, और अब क्योंकि तुम्हारा लेवल भी बढ़ चुका है, तो चाहे तुम्हारे सामने एक जनरल ही क्यों ना हो, तुम उन सबको हरा सकती हो। इसके बाद इसला दुश्मनों की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ डीमन आर्मी के एलीट सोल्जर्स सोच रहे थे कि वो ऐसी घटिया फॉरेस्ट में कर क्या रहे हैं, और उनमें से एक कहता है कि शायद डीमन लॉर्ड को पता भी नहीं है कि फ्लेमिन उनकी सेना को लेकर यहाँ पर आया है, और उन्हें लगता है कि शायद फ्लेमिन डीमन लॉर्ड को धोखा देने वाला है। वो ये सब बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक ओगर आता है जिसे उन्होंने एरिया को स्काउट करने के लिए भेजा था, लेकिन उसका शरीर जगह जगह से फूला हुआ था, वो बहुत ज्यादा दर्द में था। एलिट सोल्जर्स उससे कहते हैं कि वो उनके करीब न आए, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर से लार्वा बाहर आने लगते हैं। उन्हें उन लार्वा से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, और वो यहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें इसला की आवाज सुनाई देती है, अगर डेमन आर्मी इतना भी नहीं संभाल सकती, तो तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। तब इसला वहां से नीचे उतरने लगती है और थोड़ी देर में ही सभी डीमंस को खत्म करके उन्हें खाने लगती है, ताकि उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकें। लेकिन वो सबके सब डीमंस किसी काम के नहीं थे। थोड़ी देर में ही वहां पर डीमन जनरल फ्लेमिन आ जाता है, जो कि अपनी सारी सेना को हारा हुआ देखकर हैरान था। फ्लेमिन बताता है कि वो 4 डीमन जनरल्स में से एक है, और इसला से पूछता है कि आखिर वो है कौन। मुझे लगा ही था डीमन आर्मी को लीड करने वाला बिल्कुल आइस रॉक की तरह ताकतवर ही होगा। मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर फ्लेमिन समझ जाता है कि आइस रॉक मारा जा चुका है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो इसला को बताता है कि आइस रॉक उन 4 जनरल्स में से सबसे ज्यादा कमजोर था, ताकत में भी और दिमागी रूप से भी, तो बेहतर होगा कि वो उसे उससे कंपेयर न करे। इसला कहती है कि वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, वो भी यही मरने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते ही रहते हैं, लेकिन तभी है टकले की सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही थी, और इसीलिए वो उन सबको मारकर अपनी फ्रीडम को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वो इसला के ऊपर फायर से हमला करता है,
वो उसे डच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और आखिर में जाकर वो उसे हिट कर देता है। ये देखकर फ्लेमिन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़ाई को जीत चुका है। लेकिन तभी वो देखता है कि इसला ने एक ककून की मदद से खुद को बचा लिया था और उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो इतना ही कर सकता है। गुस्से में फ्लेमिन लगातार उसके ऊपर फायर एरो से हमला करता ही जाता है, लेकिन इसला उसके सारे हमलों को डच कर लेती है और पागलों की तरह हमला करने की वजह से उसका माना खत्म हो जाता है और इसला उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। वहीं फ्लेमिन डीमन लॉर्ड की बात याद करता है जिसने उससे कहा था कि वो इस दुनिया को जीतकर अगर किसी एंटिटी को ऑफर करता है तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन वो असल में अब तक एक कठपुतली की तरह ही एक्ट कर रहा था। जिसके बाद आयाला उसके ऊपर हमला करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। टाकुटो उसे कांटेक्ट करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि अब वो वापस आ सकती है। इसला उसे बताती है कि लड़ाई के दौरान उसका लेवल अप भी हो गया, लेकिन तभी अचानक से उनका कनेक्शन कट हो जाता है और वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। इसके अगले ही पल वो दोनों ट्विन्स इसला के सामने आ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि अभी तो वो टाकुटो के पास थे। ये देखकर इसला पैनिक कर जाती है और सभी लार्वा से कहती है कि वो उन दोनों ट्विन्स को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इसला ये नहीं जानती थी कि फ्लेमिन अभी भी जिंदा है। वहीं जब लार्वा उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जा रहे थे, तभी किसी चीज से वो डर जाते हैं और वहां से दूर हो जाते हैं। इसला चिल्लाकर ब्रेन ईटर्स को वहां बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। ये सब देखकर वो दोनों ट्विन्स डर जाती हैं, पर इसला उनसे कहती है कि वो फिक्र ना करे और उन्हें उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी, वो वापस घूमकर उसी जगह पर आ जाती है। ये सब देखकर फ्लेमिन उसके ऊपर हंसने लगता है, तो इसला फिर से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हंस रहा था और कहता है कि वो पहले ही मर चुका है। दूसरी तरफ टाकुटो को एक सिस्टम मैसेज दिखता है जिसमें लिखा था कि एक इवेंट प्रोग्रेस में है और जब तक ये इवेंट चल रहा है सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं। और टाकुटो देखता है कि फ्लेमिन बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा था जैसे कि ब्रेव क्वेस्ट में होता था और उसके डायलॉग्स भी बिल्कुल सेम है। इसलिए फिर से फ्लेमिन के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती। फ्लेमिन हंसता हुआ उससे कहता है कि वो इस चीज से हजारों बार गुजर चुका है और हर बार सेम ही चीज रिपीट होती है। तभी कार्या और मारिया ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगती हैं और उनका अपने शरीर पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। ये देखकर इसला को लगता है कि शायद ये कोई आरपीजी मैकेनिक्स है जिसके बारे में टाकुटो ने उसे वॉर्न किया था। तभी फ्लेमिन हंसता हुआ कहता है कि अब वो उन दोनों चूजों को अपनी आंखों से मरते हुए देखेगी। वहीं टाकुटो ने ये सारी चीजें पहले देख रखी थी। ब्रेव क्वेस्ट में फ्लेमिन को हराने के बाद ऐसा ही होता था। इसला अपने शरीर को मूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। इस सब का कोई फायदा नहीं है, इसे मैं स्क्रिप्टेड इवेंट कहता हूँ, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। वहीं कार्या और मारिया डर के मारे रोने लगती हैं, तो इसला उनसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी और वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे उसके ही शरीर को नुकसान होता है। तुम सब के सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन हीरोज़ हूँ या डीमन लॉर्ड सबके सब गेम के मोरे हैं। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो गेम हमें करने देती है। तुम भी मुझे सुन रहे हो ना? दुनिया को जीतने के बाद आज़ाद होने की बात भी झूठी थी। तुमने मुझे और डीमन लॉर्ड दोनों को ही बेवकूफ़ बनाया है। ताकटो, तुम भी इन सबसे बेहतर नहीं हो। जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तुम यही सोच रहे थे ना कि इस बॉस को हराने के बाद मैं अपने गियर को अपग्रेड करूंगा, लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम जिसकी भी फिक्र करते हो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद वो खुद की बॉडी को धमाके में उड़ा देता है और वो धमाका बहुत बड़ा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो दोनों बहनें एक ऊंची जगह पर चढ़कर माइनोग्रा को देख रही थी जो कि उन्हें बहुत सुंदर लगता है और मारिया चांद को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है। ये सुन के कारिया उसे बताती है कि किंग ने उससे कहा था कि किंग जब भी कहते हैं कि चांद सुंदर है इसका मतलब आई लव यू होता है। तो मारिया कारिया को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है और कारिया भी यही कहती है। जिसके बाद कारिया कहती है कि उन्हें इस्लामा को भी यहाँ पर लाना चाहिए और वो उनसे भी कहेंगे कि चांद सुंदर है और वो कहते हैं कि अगली पूर्णिमा को वो इस्लामा को यहाँ पर लेकर आएंगे, तब तक वो इस बात को सीक्रेट रखेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इस्ला ने उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन इसकी वजह से उसका पूरा शरीर डैमेज हो चुका है। अपनी इस्लामा को ऐसे देखकर वो दोनों लड़कियां रोने लगती हैं, लेकिन उन दोनों को सही सलामत देखकर इसला खुश थी। वो दोनों किंग और मैडिक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा घबराने लगती हैं। तुम लोगों को अब तक ये समझ आ ही गया होगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आपको बचाने का कोई तो रास्ता होगा। इसला कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और उन दोनों लड़कियों को लगने लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कमजोर हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो तो बस अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीना चाहते थे, लेकिन इसला कहती है कि इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कमजोर हैं। लेकिन ये सुनकर वो कहती हैं कि वो भी उसके साथ मरना चाहती हैं, उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। लेकिन इसला उनसे एक रिक्वेस्ट करती है
जिसके बाद वो अपने दिल को बाहर निकालकर उनसे कहती है कि वो उसे खा जाएं। इसला ने अपनी सारी एक्सपीरियंस का यूज़ करके रॉयल सक्सेशन स्किल को अक्वायर किया था, और अगर वो दोनों उसके दिल को खाती हैं तो उसकी सारी पावर्स उनकी हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खा जाओ, और मेरी प्यारी बच्ची हो, अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना जैसे कि तुम जीना चाहती हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद इसला की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आठू काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी और माल्टर से कहती है कि उन्हें उसके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किंग ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो उनके साथ जाकर डीमन हॉर्ड के स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दें। आटू जल्दी से जल्दी अपने टाकुटो के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद कभी कम ही नहीं हो रही है, और जब वो उन्हें मारना खत्म करती है तभी उसे इसला के बारे में पता लगता है। ये देखकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और मल्टर सभी को झुकने को कहता है। वहीं गुस्से में आटू आसपास के सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी मल्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने गुस्से को शांत करे। खुद को किसी तरह शांत करने के बाद आटो उन्हें इसला के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ इसला की मौत के बारे में टाकुटो को भी पता चल चुका था। फ्लेमिन का स्क्रिप्टेड इवेंट बहुत फेमस है, पर वो इस दुनिया में पॉसिबल कैसे है? और हम देखते हैं कि अब तक जो भी वहाँ पर हुआ था सब उस इवेंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, और कार्या और मारिया ने इसला के दिल को खा लिया है। क्योंकि एक की जगह दो लोगों ने उसके दिल को खाया था, हीरो के एक्टिवेशन में एरर आ रहे थे, पर तभी कोई तो ऐसा चलता है कि कार्या और मारिया के अंदर इसला की ताकत जाग जाती है। दूसरी तरफ टाकुटो ऑटो को सारी कहानी सुना देता है। ऑटो बोलती है कि ये तो इमरजेंसी है, और वो वापस माइनोग्रा जाने लगती है, पर टाकुटो उसे रोक लेता है। इसला मर गई है, पर वो दोनों ट्विंस अभी भी जिंदा हैं। इसने रॉयल सक्सेशन वाला स्किल इस्तेमाल करके उन दोनों को अपनी ताकतें दे दी हैं, और ये दोनों दक्षिण की तरफ दुश्मन के ठिकाने की ओर जा रहे हैं। ये दोनों तो बदला लेने के मूड में हैं, और सक्सेशन की वजह से अब इन्हें हीरो का दर्जा मिल चुका है। पर अब हम और हीरोज को खो नहीं सकते, मेरे ऑर्डर इन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तू इन्हें वापस ले आ। लेकिन ऑटो कहती है कि आरपीजी वाले नियम काफी खतरनाक है, इसलिए उसे टाकुटो के पास जाकर उसे बचाना चाहिए। ये लोग भावनाओं में आकर ये सब नहीं कर सकते। इसला ने उन दोनों ट्विंस को हमें सौंपा है। ये मेरा ऑर्डर है ऑटो, जाओ और उन दोनों को सही सलामत वापस ले आओ। ये सुन के ऑटो कुछ नहीं कहती और मल्टार से कहती है कि वो सब कैपिटल में वापस जाएं, और वो याद करती है कि टाकुटो इटर्नल नेशंस का सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो उसे उन पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद एमएल और जिया भी उसे कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन टाकुटो उनसे कहता है कि वो कुछ भी ना करें जब तक कि वो उन्हें ऑर्डर नहीं देता। दूसरी तरफ कार्या अकेले ही डीमन आर्मी के पास पहुंच जाती है, और वहां पर हवा वाला डीमन जनरल भी मौजूद है। हवा वाला जनरल अपनी फौज को ऑर्डर देता है कि वो कार्या को मार डाले, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक आम लड़की है, पर तभी कार्या अपनी ताकत जगा लेती है। दूसरी तरफ मारिया नाच रही थी। वो शुरू से ही थोड़ी सी पागल है, लेकिन इसला की मौत की वजह से उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया है, और वो अभी जमीन वाले डीमन जनरल के सामने खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कार्या की ताकत की वजह से उस जनरल की पूरी फौज दर्द से चिल्ला रही थी। ये देखकर वो जनरल समझ जाता है कि कार्या कोई आम लड़की नहीं है, और वो उस पर हमला कर देता है। पर कार्या के पास अब डिवाइन लाइट वाली स्किल थी जो हर कर्स के हमले को टाल देती है, और जैसे ही कार्या की नजरें उस पर पड़ती हैं, उसका शरीर सड़ने लगता है। कार्या अपनी स्किल से एक जानलेवा बीमारी दे सकती है, और इस वजह से कुछ ही सेकंड में वो जनरल मर जाता है। दूसरी तरफ क्योंकि मारिया हमेशा इनकार करती रहती थी, उसकी ताकत ये है कि वो दूसरों को चीजें भुला देती है। इस वजह से उस जनरल का मैकेनिकल रोबोट काम करना ही भूल जाता है, और वो जनरल जितनी मर्जी कोशिश करवे वो अपने रोबोट को हिला भी नहीं पाता। और मारिया की दूसरी ताकत उसकी दो माँ को खाने की वजह से आई है, तो जैसे ही वो अपना मुंह बंद करती है, उस बड़े रोबोट और बाकी मॉन्स्टर्स का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है, और अब सिर्फ वही वो जनरल बचा था। मारिया देखती है कि वो बहुत डरा हुआ है, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके डर को ही खत्म कर देती है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी बाइट लेकर उसे भी मार देती है। इसके बाद वो दोनों बहनें डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच जाती हैं, जो कहता है कि एक बार वो दुनिया को तबाह करके उसे चढ़ावे की तरह दे दे तो वो आजाद हो जाएगा। भगवान के साथ उसने यही डील की है, लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वो उनसे पूछता है कि वो भगवान में यकीन रखती हैं या नहीं। वो दोनों लड़कियां साथ में कहती हैं कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। डीमन किंग डार्क बैरियर को चालू करता है और कहता है कि वो दोनों उसके शरीर पर खरोच भी नहीं ला सकती, पर तभी उसका बैरियर टूट जाता है, जो देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ चुनी हुई हीरो ही कर सकते हैं, और उसकी डील के मुताबिक ऐसा कोई इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो दोनों लड़कियां उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, और डीमन किंग कहता है कि जिस हीरो को वो पहले जानता था वो भी चुप ही रहता था। इसके बाद वो डेमन लॉर्ड
अपनी असली शक्ल में आता है और कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि इस दुनिया में उस पर उतनी पाबंदी नहीं है। तो गेम की तरह आमने सामने लड़ना बड़ी मूर्खता होगी। वो ढेर सारे हथियारों से दोनों बहनों पर हमला कर देता है, पर मारिया बस हंसती है और उन ब्लेड्स को हमला करना ही भुला देती है। जिसके बाद कारिया अपनी स्किल से जमीन को सड़ाने लगती है, जिससे डीमन लॉर्ड का पैर उसमें फंस जाता है। इसके बाद वो उसके हथियार को ही उठाकर डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपने हथियार की श्राप को चालू करने की कोशिश करता है, पर मारिया की ताकत की वजह से वो श्राप करना भी भूल जाता है। वहीं इन सब की वजह से डीमन लॉर्ड को लगने लगता है कि ये कोई उसकी परीक्षा है। वो कारिया पर हमला करने जाता है, पर वो पल भर में ही उसके हाथ को सुड़ौलने लगती है और जब वो दर्द से चिल्ला रहा था, मारिया दोनों तलवारें उसके शरीर में घुसा देती है। जिसके बाद कारिया फिर से उस पर हमला करती है और अब उसका शरीर भी सड़ने लगता है। पर डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो हार नहीं सकता क्योंकि भगवान उसके साथ है। वो हर हाल में डील को पूरा करके अपनी आजादी हासिल करना चाहता है और वो हिम्मत नहीं हारता, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी मदद की है और वो उन्हें बताने लगता है कि उसके भगवान का नाम क्या है। पर तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है कि वो बिना इजाजत के भगवान का नाम नहीं ले सकता और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो डीमन लॉर्ड का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 सोने के सिक्कों के ढेर लग जाते हैं। वो कहता है कि वो उन दोनों की मदद करना चाहता था, पर कारिया उस पर गुस्सा थी और पूछती है कि उनकी लड़ाई के बीच में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। पर वो कहने लगता है कि ये बस इत्तेफाक था और लड़कियों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो हंसते हुए ज्यादा प्यारी लगती हैं, पर वो दोनों अभी भी गुस्सा थी और उस पर हमला करने जाती हैं, पर वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनके अभी के लेवल पर वो उसे नहीं हरा सकती, पर उसकी वजह से वो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाई थी। तो वो दोनों उस पर हमला करने के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पर ऑटो आ जाती है और उस आइस रॉक की स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें बीच में ही रोक देती है। ऑटो उनसे कहती है कि वो अब यहाँ से वापस चलें, उन्होंने बदला ले लिया है, ये किंग का ऑर्डर है। पर वो कहती हैं कि आदमी उनके रास्ते के बीच में आया था। ऑटो उनसे कहती है कि लगता है वो कुछ गलत समझ रहे हैं, जो उसने अभी कहा वो सीधा किंग का ऑर्डर है। पर वो लड़कियां उससे कहती हैं कि वो उनके रास्ते से हट जाए। ये सुन के ऑटो को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उससे लगता है कि अगर वो जिंदा उन्हें वापस ले जाएगी तो टाकुटो से माफ कर देगा। वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर वो दोनों कहती हैं कि वो उसकी बात नहीं मानेंगी क्योंकि किंग ने उनसे कहा था कि वो आजाद हैं और जो चाहें कर सकती हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि टाकुटो ने कहा था कि वो सब कुछ वही करें जिस पर उनकी माँ को गर्व होगा, और वो समझ जाती हैं कि उनकी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो वो अपने हथियार डाल देते हैं और ऑटो से माफी मांगते हैं। उनकी हालत देखकर ऑटो उन्हें माफ कर देती है। तभी वो आदमी सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है और ऑटो देखती है कि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, तो शायद वो भी टाकुटो की तरह एक प्लेयर है। आगे कारिया और मारिया ऑटो से पूछती है कि क्या उनकी माँ इसला वापस से जिंदा हो सकती है, पर ऑटो उन्हें बताती है कि वो मर चुकी है। ये सुन के वो दोनों रोने लगते हैं। दूसरी तरफ टाकुटो सोच रहा था कि अब इस गेम में आरपीजी वाले नियम लोग चीट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी और तरह के जानवर भी हैं, तो पता नहीं अब उनका सामना कैसे लोगों से होने वाला है। दूसरी तरफ वो आदमी डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है और भगवान पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसी ने उससे कहा था कि 2 खूबसूरत लड़कियां मुसीबत में हैं और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। तभी उसे अपने मालिक को बुलाती हुई एक लड़की आती है और वो उसका नाम लेता है, पर किसी वजह से हम उसे नहीं सुन पाते, जो कहती है कि भगवान की मिस्टीरियस ताकत ने उसे बचाया था और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पर भगवान ने उसके लिए एक मैसेज भी भेजा है और वो है सॉरी। वो गुस्सा होने लगता है कि उस गधे भगवान की वजह से ही वो यहाँ पर आया है। तभी उसके पीछे एक पहाड़ जैसा राक्षस आ जाता है, पर वो पलक झपकते ही उसकी टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि चीजें कभी नॉवल जैसी नहीं होती, पर फिर भी वो दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ वो सेंट फिर से उसी चुड़ैल के सामने आती है और ये उन दोनों की 19वीं लड़ाई है। सेंट सोचती है कि जब तक वो उसके राज का पता नहीं लगा पाती, ये आफत कभी खत्म नहीं होगी। वहीं किसी और जगह कोई पासे को घुमाता है और वहाँ पर 100 नंबर आता है और इराकिनो देखती है कि उसने सेंट पर एक क्रिटिकल वार किया था, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि गेम मास्टर ने उससे एक और गुजारिश की थी और वो माइनोग्रा से जुड़ी है और कहती है कि जो भी पासे की संख्या चाहेगी वही नंबर उसके सामने आना चाहिए। वही टाकुटो सोच रहा था कि उनके दुश्मन अलग अलग गेम के नियम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने फिर से वही गलतियां की तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। टाकुटो खुद को कोसने लगता है, उसी की वजह से इसला की जान गई और उसने दोनों ट्विंस का भरोसा भी तोड़ दिया और वो गुस्से में नीचे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से घर की छत टूट जाती है और टाकुटो सीधा नीचे गिर जाता है। वहीं टाकुटो अपनी ताकत देखकर हैरान हो जाता है,
जिसके बाद वो उसे टेस्ट करने के लिए एक बड़े से पेड़ को मुक्का मारता है, जिससे वो आधे में टूट जाता है और टागेटो समझ जाता है कि वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गेम खेल रहा है और यहाँ पर उसके पास भी ताकतें हैं। अगर उसे अपनी ताकतों के बारे में पहले पता होता तो इसला की जान नहीं जाती। इसके बाद सभी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ टागेटो उन दोनों बहनों को सीधा ही माफ कर देता है, जो देखकर ऑटो हैरान हो जाती है और उससे समझाती है कि अगर वो उन्हें सजा नहीं देगा तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। पर टागेटो कहता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी मुसीबत उसी के घमंड और लापरवाही की वजह से हुई थी, और वो कसम खाता है कि वो इसला को वापस से जिंदा करेगा। और वो उन्हें असेंशन विक्ट्री के बारे में बताता है, जिससे कि अगर वो जीत गया तो जो कुछ भी उन्होंने खोया है वो वापस पा सकते हैं। ऑटो उसे याद दिलाती है कि उसके जीतने की शर्तें बहुत मुश्किल हैं। असेंशन विक्ट्री का मतलब पूरी दुनिया को दोबारा लिखना है, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। पर टागेटो कहता है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी उनके रास्ते के आएगा वो उन्हें जान से मार देगा। वो इमरजेंसी प्रोडक्शन से काफी सारी बंदूकें बना देता है और कहता है कि जब तक वो उसकी सारी बातें मानेंगे वो लोग दुनिया पर जरूर कब्जा कर पाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद टागेटो सोच रहा था कि सिर्फ मॉडर्न हथियार काफी नहीं है, उसे हर छोटी छोटी बात का पूरा प्लान बनाना होगा। तभी वो देखता है कि सारे डार्केल्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, और वो देखता है कि उन्होंने इसला के लिए एक मकबरा जैसा बना दिया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पर कार्या और मारिया कहती है कि वो कोई कब्र नहीं है, बल्कि उस जगह पर उनकी माँ थोड़ी देर के लिए आराम कर रही हैं, क्योंकि किंग ने उनसे खुद कहा था कि वो इसला को वापस लेकर आएगा। वहीं बाकी के एल्स डरे हुए थे, क्योंकि आज उनका किंग जब वो उनसे पहले मिला था तब से भी ज्यादा भयानक था, और वो यकीन नहीं है कि वो किंग के प्लान को फॉलो कर पाएंगे। वहीं साइड में ये टागेटो सारी बातें सुन लेता है, पर कार्या और मारिया उनसे कहती है कि अगर वो नहीं कर सकते जो उन्हें करने की जरूरत है तो वो बच्चे हैं। ये सुन के वो लोग फिर से कसम खाते हैं कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए पर वो फिर भी अपने किंग की सेवा करेंगे। इसके बाद टागेटो उसी डाल पर चढ़ जाता है और याद करता है कि ये देश यहाँ तक कैसे पहुंचा। अगले दिन टागेटो परेशान था, क्योंकि वो कल कुछ ज्यादा ही बोल गया था, जिसकी वजह से सब लोग डर गए हैं। वो तीनों उसे समझाती है कि वो उन सबको दोबारा बुलाकर अलग तरीके से समझा सकता है, और टागेटो कहता है कि वो असेंशन विक्ट्री जरूर हासिल करेगा, क्योंकि वो इंटरनल नेशंस का बेस्ट प्लेयर है। और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक करते जाना।